वैसे तो मैं जब भी किसी वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ, मुझे अपनी टारगेट ऑडियंस पता होती है कि मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये वीडियो मेरे हर स्टूडेंट तक पहुँच ही जाएगा। तो एक मोटिवेशन भी रहता है। मगर ये जो पर्टिकुलर वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये एक मैसेज है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डेट इज़ यूपीएससी के लिए। और क्योंकि मैं बात जानता हूँ कि ये मैसेज उन तक पहुँचे, इसकी बहुत ही मिनिमलिस्टिक प्रोबेबिलिटी है। बट देन टू होपिंग फॉर द बेस्ट, शायद किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक ये बात पहुंचाई जा सके, या शायद उन तक ये मैसेज कोई पहुंचा दे देख के। दोस्तों, यहां पे अगर हम इस एग्जाम की प्रक्रिया की बात करें तो हम जानते हैं कि ये 3 फेजेस में होती है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। इस एग्जाम को देख के बताया जाता है कि फाइनेस्ट ब्रेन ऑफ द कंट्री को चुनने के लिए एग्जाम ली जाती है, जिसे वर्ल्ड टफेस्ट एग्जाम भी कहा जाता है। मगर एक ऐसी एग्जाम है जहां पे जब फर्स्ट फेज ये संस्था कंडक्ट करती है, जो कि एक अपने आप में बहुत ही रिफॉर्मिस्ट संस्था है, इस संस्था की ट्रांसपेरेंसी को लेके जितनी इनकी तारीफ की जाए उतनी कम है। बाकी जितनी भी संस्थाएं हैं उनको यूपीएससी से सबक लेना चाहिए कि एग्जाम्स को कंडक्ट करवाया कैसे जाता है निष्पक्ष तरीके से। तीनों फेज में कभी भी धांधली की खबर हमें सुनने को नहीं मिलती। ये सारी बातें संस्था के एप्रिसिएशन में थी। मगर अगर एक और बहुत अच्छा रिफॉर्म यहाँ पे संस्था लेके आ जाए तो इट कैन बिकम वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन आवर कंट्री टू कंडक्ट एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एंड इट कैन बी अ रोल मॉडल फॉर अदर इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो। दोस्तों, यहाँ पे जब ये संस्था इन तीनों फेजेस में से पहला फेज कंडक्ट करती है पिछले कुछ सालों में, तो ये एक बहुत रोमांचित समय बन जाता है, भले वो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हो या एस्पिरेंट्स, उन दोनों के लिए। क्यों? और ये एक मजाक भी बन जाता है, रोमांच के साथ साथ मजाक। टर्म है वेगनेस, पेपर की वेगनेस। मुझे हंसी आती देख के कि एक पेपर को सॉल्व करने के लिए जो एक एस्पिरेंट 2 घंटे एग्जाम हॉल के प्रेशर में बैठ के करेगा, उससे 10, 15, 20 फैकल्टीज मिलके अलॉन्ग विद द होल टीम उस 100 क्वेश्चन के आंसर को निकालती है। अब आप मुझे एक बार ये सोच के बताओ कि इसके बाद भी अगर यूपीएससी के 100 में से 10 आंसर अलग आ जाए, मतलब कि 10 से 20 फैकल्टी जो पढ़ाती हैं साल भर बच्चों को, उन्होंने एक आंसर की रिलीज करी 100 क्वेश्चन की, और उस 100 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन के आंसर यूपीएससी ने अलग कर दिए कि आंसर है ही नहीं, आपने ए बोला इसका बी, आपने सी बोला इसका डी है। ये वेगनेस ही तो है, और क्या है। मतलब इतनी सारी फैकल्टीज, इतनी सारी उनकी कोर टीम मिलके हजारों वेबसाइट्स को सर्च करके आपको वो आंसर निकाल के देती हैं, मगर वो आंसर भी यूपीएससी गलत कर देती है। तो अब मुझे एक बात ये सोच के बताओ कि एक एस्पिरेंट जो बेचारा वहां 2 घंटे बैठा है भरी धूप में या भरी ठंड में, वो उस क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व कर लेगा? और चलो मान लो तुक्केबाजी में कर भी दिया, तो क्या आपको नहीं लगता ये उस सीरियस एस्पिरेंट के साथ जाती है जिसको एक एजुकेटर, एक टीचर साल भर ये बोल के पढ़ाने की कोशिश करता है कि सिर्फ तुम्हारी मेहनत काम आएगी, सिर्फ अच्छे से पढ़ो, अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तो तुम किसी भी अपने कॉम्पिटिटर को बीट कर सकते हो। तो उसका मोटिवेशन भी खत्म कर रहे हो आप, एस्पिरेंट का भी और उस टीचर का भी। वो टीचर क्या सिखाएगा फिर? वो टीचर आखिरी में बैठ के एलिमिनेशन टेक्निक सिखाएगा, और वो बच्चे को लगेगा कि एलिमिनेशन टेक्निक ही है जिससे अपनी बात बनेगी। और उस एलिमिनेशन टेक्निक को, अब क्योंकि इतनी बड़ी संस्था की एग्जाम देने जा रहा है वो एस्पिरेंट, तो उसको ये भी नहीं बताया सकता कि बेटा सिर्फ इज, सिर्फ ओनली, एक्सट्रीम वर्ड, या जो भी उसमें टेक्निक्स लगती है सिर्फ वो सिखा के। तो उसमें एक चीज़ और ऐड ऑन करनी पड़ती है कि एलिमिनेशन टेक्निक तो बेटा काम आएगी, मगर इसमें कॉमन सेंस और इसमें बेसिक नॉलेज भी काम आएगा। तो तुमने अगर साल भर पढ़ाई करी तो अभी तुम एलिमिनेशन टेक्निक को लगा पाओगे। मगर क्या हमारे पास क्वेश्चंस की कमी है कि हम ऐसे क्वेश्चंस को ही नहीं ला पा रहे हैं जिसमें ये एलिमिनेशन टेक्निक के जो भी फर्जी बातें सब खत्म हो जाए? और जिस एस्पिरेंट ने साल भर शिद्दत से मेहनत की है, उसके सामने ऐसा क्वेश्चन सबके सामने प्रस्तुत किया जाए कि अब जिसने बिल्कुल सही ढंग से, जो एक ब्यूरोक्रेट बनने के लिए कैपेबिलिटी होती है, उस तरीके से अगर पढ़ाई की है तो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, बाकी लोग ना कर पाए। क्या ऐसा पेपर सेट नहीं किया जा सकता? क्या ऐसे 100 क्वेश्चन नहीं निकाले जा सकते साल भर में? डेली बेसिस पे मैं 5 से 6 खबरें पढ़ाता हूं जिसमें कम से कम 50-25 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्या हम साल भर में 100 क्वेश्चन ऐसे नहीं निकाल पा रहे हैं? क्या हमारे पास टॉपिक खत्म हो गए कि जो देश के लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक्स हैं, जिन पे एक्चुअल में क्वेश्चंस आने चाहिए,
चलो खैर, मैं इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ अभी कि मैं इस चीज़ पे सवाल उठा पाऊँ कि यूपीएससी के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन समझते ही नहीं कि एक एस्पिरेंट से क्या पूछने चाहिए। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ एंड आई ट्रूली रिकॉग्नाइज इट। मगर इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो वो वेग है। अगर उसका जवाब इतने सारे लोग मिलकर इतनी सारी वेबसाइट्स को सर्च करके भी निकाल पा रहे हैं और उसके बाद भी 10-10, 15-15 क्वेश्चन का डिफरेंस आ रहा है, तो उस पेपर को वेग ही कहा जाएगा, क्योंकि आपका कोई सोर्स ही नहीं ऑथेंटिक जहां से बच्चे को ये बुला सके कि आप सिर्फ गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे ध्यान दो, वहां जो बात लिखी है वो सही है। क्योंकि गवर्नमेंट वेबसाइट में एक जगह दूसरी चीज लिखी है, दूसरी जगह दूसरी चीज लिखी है, तो मैं किसको मानूं फिर? मैं पढ़ाऊं कैसे और बच्चा पढ़े कैसे? अब इसे उस लेंस से देखो, एक उस हम्बल बैकग्राउंड से आने वाले एस्पिरेंट को जो रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, चलो रूरल छोड़ो, इकोनॉमिकली उतना साउंड नहीं है, नहीं वो इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को एनरोल कर सकता है, अब वो क्या सोचेगा? क्योंकि ऐसे वेग पेपर में अगर मैं बैठूंगा तो मैं बताऊंगा देखो यहां से इतने क्वेश्चन आए, सभी बोलेंगे और वो बोलना पड़ेगा, मार्केट है वो एक। अब एक बोलेगा तो सबको बोलना पड़ेगा। एडवर्टीजमेंट कैसे काम करते हैं? अगर कोई भी एक कंपनी एडवर्टीजमेंट नहीं देगी तो किसी को एडवर्टीजमेंट देने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिर बात चलेगी क्वालिटी पे। कस्टमर खुद डिसाइड करेगा हर किसी की चीज को कंज्यूम करके, और माउथ पब्लिसिटी से चीज चलेगी कि इसकी चीज अच्छी है उसकी बुरी है। मगर एडवर्टीजमेंट का जमाना है, अब अगर एक एडवर्टीजमेंट करेगा और दूसरा नहीं करेगा तो कंज्यूमर को लगेगा, जो कि यहाँ पे एस्पिरेंट है और वो कंज्यूमर बन चुके हैं, इसमें मुझे बोलने में किसी कोई हिचक नहीं है, तो उसे तो ये लगेगा ना कि ये इंस्टीट्यूट प्रचार कर रहा है, इसी का अच्छा है, दूसरे का नहीं। तो दूसरा सोचेगा कि यार ये प्रचार कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा हूं, वो भी करेगा। बस ये कंपटीशन प्रचार की चालू हो गई। ये सब बातें भी खैर अलग है। यूपीएससी पेपर ढंग से कंडक्ट करवा सकता है, बहुत से ऐसे अच्छे क्वेश्चंस पुटअप कर सकता है जिसके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स ना निकले। आज एक पेपर में इतने सारे क्वेश्चंस में 100 क्वेश्चन का एक पेपर है, उसमें 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके अलग अलग पर्सपेक्टिव निकल रहे हैं। मतलब एक क्वेश्चन को अगर मैं 5 लोगों को दूं तो 5 अलग अलग पर्सपेक्टिव निकल के आ रहे हैं, और कोई भी एक ऐसा पर्सपेक्टिव नहीं जिसको पूरी तरीके से डिनाई कर दिया जाए कि तुम तो बिल्कुल ही बकवास कर रहे हो। इसका मतलब वो 5 पर्सपेक्टिव के 5 अलग आंसर होंगे। तो एक एस्पिरेंट उन आंसर्स को कैसे लगाएगा? फिर आप खुद सोचो, वहां पे बैठ के उसे क्या पता चलेगा कि मैं किस पर्सपेक्टिव को देखूं? कहीं पे नो रेड सी लिखा हुआ है, फिर रेड सी जो है उसमें नदी जाती ही नहीं है। अब कोई उसे समझ रहा है कि यहां पे मेजर नदियों की बात चल रही है, कोई समझ रहा है कि किसी भी छोटी से छोटी नदी की बात चल रही है, कोई बोल रहा है कि एक्सट्रीम वर्ड आते ही आप उसको एलिमिनेट कर दो, कोई बोल रहा है क्योंकि करना पड़ रहा है, आप उस तरीके से पेपर सेट कर रहे हो। तो शायद एक अच्छा अगर रिफॉर्म लाया जाए, और ये जो बात है कि स्टूडेंट एग्जाम हॉल में उस प्रेशर को कैसे हैंडल करता है, ये चीज़ें हमको भी बोलनी पड़ती है स्टूडेंट को मोटिवेट रखने के लिए। बट हम सब जानते हैं कि उसका प्रेशर चेक करने के लिए, उसकी डिसीजन मेकिंग चेक करने के लिए आपके पास आगे भी बहुत सारे ऐसे पेपर्स आप कंडक्ट करते हो। यू कैन ऑल्सो चेक इट इन द इंटरव्यू, या जो भी आपको करना है। मतलब हो सकता है कि मेरे व्यू पॉइंट से बहुत सारे लोग शायद सहमत भी ना हो कि नहीं ये तो उसी जगह उसी पॉइंट पे उसी मोमेंट में चेक होना चाहिए, बिल्कुल हो सकता है। मगर इसके साथ यार आप एटलीस्ट पेपर तो ऐसा बनाओ कि एक क्वेश्चन का पर्सपेक्टिव एक ही रहे। बच्चा अगर किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा है तो उसे पता हो कि क्वेश्चन एग्जैक्टली यही पूछा है। अब मुझे नहीं आता वो अलग बात है, मगर ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ये पूछा है कि ये पूछा है, पहले तो मैं पेपर में बैठ के यही समझ रहा हूं कि क्वेश्चन पूछा क्या है, और घर आने के बाद भी मुझे 15 फैकल्टी मिलकर बता ही नहीं पा रहे कि क्वेश्चन क्या पूछा है। वो फैकल्टी ये बोल रही है, वो फैकल्टी ये बोल रही है। तो इस पर हमें सोचने और विचारने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। अगेन मैं कोई ऐसा ब्रह्म ज्ञान नहीं हो गया मुझे, मगर क्योंकि मैं साल भर अपने स्टूडेंट्स को इतनी शिद्दत से, सिर्फ मैं ही नहीं है ना, मैं अकेला नहीं हूँ, जितनी भी कम्युनिटी के लोग हैं सब, जितने भी एजुकेटर, जितने भी टीचर्स हैं, कोई भी ऐसा नहीं करता है कि मतलब कुछ भी पढ़ा रहा है। पूरी शिद्दत से हर कोई पढ़ाने की कोशिश करता है पूरे साल भर। ये कितनी टफ एग्जाम है कि इसमें जितना एस्पिरेंट मेहनत करता है ना, उससे ज़्यादा मेहनत टीचर को करनी पड़ती है, उसके नोट्स प्रिपेयर करने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए। तो ये दोनों की मेहनत का एक वेस्टेज है, क्योंकि यहाँ पे आपने उस नॉन सीरियस एस्पिरेंट को जो हंसते खेलते चला गया एग्जाम हॉल में, उससे भी 30 क्वेश्चन बन रहे हैं स्टैटिक वाले, आसान वाले, और जो पढ़ के गया उससे भी उतने ही बन रहे हैं। और फिर आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो सब तुक्केबाजी, भतोलेबाजी पे काम चल रहा है। तो ये तो एक नॉन सीरियस एस्पिरेंट और सीरियस एस्पिरेंट को हमने एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया ना, जो कहां से कहां तक सही है। फिर एक कैसे आप स्टूडेंट को बोलोगे कि हमको बेस्ट माइंड चाहिए पूरे कंट्री के? ये सोचने वाली बात है। तो खैर, बात कहने के लिए बहुत सारी बातें थी मेरे पास। आप लोग भी चैट सेक्शन में जरूर बताना आपके व्यू पॉइंट्स क्या थे। माइट सम ऑफ यू कैन डिफर फ्रॉम माय व्यू पॉइंट एंड हैव देयर ओन। तो लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, देखते हैं कि क्या निकल के आता है। सो विल मीट यू सून, टिल देन कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।